everyone and welcome back to our YouTube channel savvyforensics। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम केमिकल साइंसेस का जो पेपर सॉल्व कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं और ये इसका सेकंड पार्ट है। वैसे मैंने आपको बताया था कि इसको 3 पार्ट्स में हम कवर करेंगे, बट मैं कोशिश करूंगी कि आज जितने भी बाकी के क्वेश्चंस बचे हुए थे वो सारे के सारे आज के इस वीडियो में हम कवर कर लें। ठीक है, अगर फिर भी रह जाते हैं तो उसको हम फिर थर्ड पार्ट में करेंगे, बट कोशिश यही रहेगी कि आज के इस पूरे वीडियो में ही सारे के सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, इस पेपर को स्टार्ट करें, तो इससे पहले मैं टोटल 25 क्वेश्चंस को कवर किया था और अब हम बात करने वाले हैं इसके 26 क्वेश्चन की। तो 26 क्वेश्चन अगर हम पढ़ें तो यहाँ पर बोला गया है नाइट्रो ग्रुप इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेस्टिसाइड्स। तो जो पेस्टिसाइड्स रहते हैं उसको बेसिकली उसमें कौन सा, इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें कि आपका नाइट्रो ग्रुप अवेलेबल रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पैराथियन, क्योंकि जो पैराथियन रहता है इसमें आपका नाइट्रोजन ग्रुप अवेलेबल होता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो आपके इंसेक्टिसाइड्स रहते हैं इनको हम कितनी कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो आपके इंसेक्टिसाइड्स रहते हैं उसको मेजरली हम 2 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, जिसमें से पहला आता है आपका नेचुरल, सेकेंड होता है आपका सिंथेटिक। नेचुरल में आपके आ जाते हैं प्लांट बेस्ड या फिर मिनरल ऑयल बेस्ड। प्लांट बेस्ड की बात करें तो प्लांट बेस्ड में आता है आपका पाइरिथ्रम और एजेडिरेक्टिन। मिनरल ऑयल्स में आते हैं आपके पेट्रोलियम ऑयल और स्टाइलेट ऑयल। यहीं पर अगर हम बात करें सिंथेटिक आपके जो इंसेक्टिसाइड्स रहते हैं तो उसमें से एक आता है आपका इनऑर्गेनिक, एक आता है आपका ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में आ जाते हैं आपके आर्सिनेट्स और जो सल्फर कंपाउंड्स होते हैं वो। अब यहीं पर अगर हम बात करें आपके जो ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स रहते हैं उनकी, तो ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स के अंदर आपका इंक्लूडेड रहता है, इसको हम फर्दर 4 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। इन 4 टाइप्स में से पहला आता है आपका ऑर्गेनोक्लोरीन्स। ऑर्गेनोक्लोरीन्स में आपका एग्जाम्पल है डीडीटी एंड बीएचसी। सेकेंड है ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, जिसमें आपका मैलाथियन, टेमेफॉस एंड फेंथियन आता है। कार्बामेट्स में आपका प्रोपोक्सर, बेंडियोकार्ब एंड कार्बोरिल। एंड लास्ट है आपका पाइरीथ्रोइड्स, जिस पर बेस्ड आपका ये वाला क्वेश्चन था। तो पाइरीथ्रोइड्स में आपका आ जाता है डेल्टमिथ्रीन, साइफ्लोमिथ्रीन, बाइफेंथ्रीन एंड लास्ट है आपका पेरीमिथ्रीन। तो ये सारे हो गया आपका प्रॉपर इंसेक्टिसाइड्स का क्लासिफिकेशन। इसको हमने कैसे किया है, इंसेक्टिसाइड्स को 2 में क्लासिफाई किया, सिंथेटिक एंड ओरिजिनल, यानी कि जो नेचुरल रहते हैं। नेचुरल में आपका प्लांट बेस्ड और है आपका मिनरल ऑयल्स बेस्ड। उसके अलावा जो आपका सिंथेटिक वाले थे तो सिंथेटिक को हमने आपका क्लासिफाई किया ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में, और इनऑर्गेनिक वाले जो है उसको फर्दर हमने 4 टाइप्स में क्लासिफाई कर दिया, ऑर्गेनोक्लोरीन्स, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, कार्बामेट्स एंड पाइरीथ्रोइड्स। अब यहाँ पर कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 आपके सामने ऑप्शंस दे दिए जाते हैं और उसमें से पूछते हैं कि ये पर्टिकुलरली कौन से टाइप का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो एक तो सब सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो आप याद कर लीजिएगा। दूसरी बात, कई बार ऐसे आपके सामने नाम आ जाते हैं जो जनरली आपको नहीं समझ में आते, उस टाइम पर नहीं याद हो रहा होता है। तो आपका क्या रहता है, जितने भी आपके ऑर्गेनोफॉस्फेट्स रहते हैं जनरल कंडीशन में उनके नेम के लास्ट में जो सफिक्स लगा होता है वो लगा होता है ION, जैसे कि मैलाथियन, फेंथियन। तो ये जनरल कंडीशंस में आपका जितने भी ऑर्गेनोफॉस्फेट्स रहते हैं उसमें आपका ION लगा होगा सफिक्स में। तो आप इस तरह से चूज़ कर सकते हैं। उसी तरह से जितने भी आपके पाइरीथ्रोइड्स रहते हैं इसमें भी लास्ट में आपका जो सफिक्स लगा रहता है वो रहता है आपका थ्रीन, THIRIN। ठीक है, यहाँ पर आप सब में देख लीजिए डेल्टामिथ्रीन, साइफ्लोमिथ्रीन, बाइफेंथ्रीन एंड पेरीमेथ्रीन। तो लास्ट में सभी में आपका थ्रीन लगा हुआ है, तो इस तरह से आप चूज कर सकते हैं। जहाँ पर भी लास्ट में सफिक्स में थ्रीन लगा होगा वो पाइरीथ्रोइड्स होंगे और जहाँ पर भी लास्ट में ION लगा होगा वो आपके ऑर्गेनोफॉस्फेट्स होंगे। कई बार जब आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा होता है तो आप ऑप्शंस में से ऐसे ही रैंडमली कोई भी एक चूज करते हैं। तो रैंडमली की जगह थोड़ा सा लॉजिक लगाकर आप चूज करेंगे तो आपका क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी होती है कि वो आपका क्वेश्चन का आंसर सही निकल जाए। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा इंसेक्टिसाइड्स का क्लासिफिकेशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चार्ट, तो इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। और बाकी इसका मैं एक आपको जो सोशल मीडिया है वहाँ पर भी आपको इसका पोस्ट अवेलेबल हो जाएगी, तो वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। अभी आगे चलते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 और यहाँ पर पूछा गया है
In एलियोट्रॉपिक सीरीज द सॉल्वेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ। तो जो एलियोट्रॉपिक सीरीज रहती है यहाँ पर जो सॉल्वेंट्स रहते हैं उसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हैं, बट इंक्रीजिंग ऑर्डर वो किस चीज़ का होता है? तो वो जो इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है वो होता है आपका जो भी आपके सॉल्वेंट्स रहते हैं उनका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब यहाँ पर एलियोट्रॉपिक सीरीज होता क्या है इसको देख लेते हैं। तो ये बेसिकली अलग अलग कंपाउंड्स का हम एक लिस्ट तैयार करते हैं इन ऑर्डर ऑफ इल्यूटिंग पावर। जो भी आपके सॉल्वेंट्स होते हैं उनकी इल्यूटिंग पावर कितनी है उसके बेसिस पर हम एक पूरी लिस्ट तैयार करते हैं, और ये जो इल्यूटिंग पावर रहती है ये एक गिवन एड्जॉर्बेंट पावर के बेस पर हम चेक करते हैं। यहाँ पर जो इल्यूटिंग पावर होती है किसी भी सॉल्वेंट की ये लार्जली एक मेजर होता है किस तरह से कोई भी जो सॉल्वेंट है वो पुल कर रहा है किसी भी आपका जो भी एनालाइट है या फिर उससे कितना अटैच हो रहा है। तो ये जो आपकी चीज़ रहती है इसको हम बोलते हैं इल्यूटिंग पावर। और इल्यूट्रॉपिक सीरीज में आपका जो इंक्रीजिंग ऑर्डर रहता है वो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के बेस पर हम यहाँ पर अरेंज करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28। और यहाँ पर पूछा गया है जो मेयर्स रिएजेंट है इट इज़ नॉट यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग। तो जो मेयर्स रिएजेंट रहता है ये आपका ओपियम एल्केलॉइड, एट्रोपिन एंड कोकेन इन तीनों के ही आपके डिटेक्शन के पर्पस से यूज़ करा जाता है। बट जो आपका डाइजीपीन होता है यहाँ पर इनके डिटेक्शन के लिए हम मेयर्स रिएजेंट को यूज़ नहीं करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर हम यहाँ पर बात करें मेयर्स रिएजेंट होता क्या है, तो जो आपका मेयर्स रिएजेंट होता है इसको हम दूसरे नाम की बात करें तो पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। और ये आपका एल्केलॉइडल प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट रहता है जिसका हम यूज़ करते हैं डिटेक्शन ऑफ एल्केलॉइड्स इन नेचुरल प्रोडक्ट्स। जितने भी नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें से जितने भी तरह के आपके एल्केलॉइड्स होते हैं उनके सबके डिटेक्शन के लिए हम आपका ये जो मेयर्स रिएजेंट रहता है इसका हम यूज़ करते हैं। ये जो आपका मेयर्स रिएजेंट रहता है इसको आपका फ्रेशली प्रिपेयर किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हमने इसका स्टॉक सॉल्यूशन बना के रख लिया और फिर उसको बार बार हम यूज़ कर रहे हैं। इसको जब भी आपको यूज़ करना पड़ेगा तो आपको इसको फ्रेशली तैयार करना पड़ेगा। अब यहाँ पर इसको प्रिपेयर करेंगे कैसे, तो उसके लिए आपको चाहिए होता है मर्क्यूरिक क्लोराइड 1.36 ग्राम। इसको आपको डिज़ोल्व करना है पोटेशियम आयोडाइड एंड वाटर। मतलब आपने लिया मर्क्यूरिक क्लोराइड और साथ में लिया पोटेशियम आयोडाइड और इसको आपने वाटर में मिक्स कर दिया। वाटर आपका 100 ml, मर्क्यूरिक क्लोराइड आपका 1.36 ग्राम एंड जो आपका पोटेशियम आयोडाइड है वो आपका हो गया 5 ग्राम्स। तो इसमें जो जो भी आपके मटेरियल्स यूज़ हो रहे हैं उसी के बेसिस पर यहाँ पर ये नाम दे दिया गया पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड और मर्करी दोनों ही यूज़ हो रहे हैं तो उस बेसिस पर इसका नाम है। बाकी इसको मेयर्स रिएजेंट भी कहते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट आपका बहुत जानना ज़रूरी है कि इसको इन्वेंट किसने किया था। तो इसका इन्वेंशन एक साइंटिस्ट थे, जर्मन केमिस्ट थे बेसिकली। इनका नाम था जूलियस रॉबर्ट वॉन मेयर। इन्होंने इसको बनाया था। इनकी जो बर्थ आपका लाइफ स्पैन था वो 1814 से 1878 के बीच का था। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि मैंने इंक्लूड करें इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, आपके फैक्ट के पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 और यहाँ पर पूछा है इन द मिक्सचर कंटेनिंग कोडीन एंड थीबीन बाय विच टेक्निक ईच कैन बी आइडेंटिफाइड। तो जितने भी तरह के आपके पॉइजन्स रहते हैं, जितने भी तरह के आपके ड्रग्स रहते हैं, इनको आपको अगर कोई भी मिक्सचर आपका अवेलेबल है इनका या कोई भी तरह का आपका पॉइजन है या ड्रग है, कोई अल्कोहल है, तो इनको अगर आपको डिटेक्ट करना है कि पर्टिकुलरली कौन सा आपका सब्सटेंस है या फिर कोई मिक्सचर है और उसमें से आपको चेक करना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, तो इनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है कोई भी तरह की क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। और उसमें भी बेस्ट रहता है आपका गैस क्रोमेटोग्राफी या फिर HPLC। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन में आ गया गैस क्रोमेटोग्राफी। तो गैस क्रोमेटोग्राफी के बेस पर आप यहाँ पर कोडीन और थीबीन के मिक्सचर को दोनों को अलग अलग आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर विच ऑफ द सॉल्वेंट कैन नॉट बी यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सैंपल फॉर UV स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक स्टडी। तो यहाँ पर कोई भी सब्सटेंस पर अगर आप UV स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक स्टडी कर रहे हैं, इस इंस्ट्रूमेंट के बेस पर आप उसका स्टडी कर रहे हैं, तो वहाँ पर उसके लिए कौन सा सॉल्वेंट है जिसका हम यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पर। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंजीन। तो जब भी आप UV स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक स्टडी करते हैं कोई भी तरह के सब्सटेंस की, तो वहाँ पर आपको बेंजीन का यूज़ नहीं करना होता है और यहाँ पर आप इथेनॉल, वाटर, साइक्लोहेक्सेन ये सारा यूज़ करा जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है
बेसिकली यहाँ पर पहले ये समझ लेते हैं कि जो यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री रहता है ये होता है क्या। तो जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये जनरली जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की स्टडी करने के लिए हम यहाँ पर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ करते हैं। उसके अलावा ये जो रहते हैं आपके एब्जॉर्ब करते हैं लाइट, जो यूवी वाली रहती है 190 से 400 नैनोमीटर, और जो विजिबल रेंज है आपकी 400 से 800 नैनोमीटर, 400 to 800 नैनोमीटर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रहता है वहाँ पर जो यूवी की रेंज रहती है वो रहती है 190 से 400 नैनोमीटर, और विजिबल की रेंज रहती है 400 to 800 नैनोमीटर। तो ये भी आप याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर बेसिकली जो इनर्जेटिकली फेवर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका जो प्रमोशन होता है विल बी फ्रॉम हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिट से लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड। तो बेसिकली अगर सिंपल सा आपको एक पता होगा कि एक ये आपके सामने बॉक्स रखा हुआ है जो कि आपका पूरा फुल है गैस, इसमें कोई भी तरह का एयर है या कोई भी इसमें स्मोक, मान लीजिए स्मोक से पूरा भरा हुआ है, और इसी के जस्ट पास में एक दूसरा बॉक्स रखा है जो कि बिल्कुल खाली है, बिल्कुल उसमें कुछ भी नहीं है। अब यहीं पर दोनों के बीच में अगर आप एक होल कर देते हैं, यहाँ पर मान के चलिए आपने एक होल कर दिया, तो आपका जो पहला वाला बॉक्स था यानी कि जो ये वाला बॉक्स था, यहाँ से जितना भी स्मोक होगा वो सारा का सारा इधर ट्रांसफ़र होने लगेगा। और ये कब तक ट्रांसफ़र होगा, जब तक कि दोनों के बीच में आपका इक्विलिब्रियम की स्टेट ना आ जाए, यानी कि जितना स्मोक इस वाले में है उतना ही स्मोक इस वाले में होगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, हाई कंसंट्रेशन से जो आपका सब्सटेंस है वो लो कंसंट्रेशन की तरफ आपका ट्रांसफ़र कर रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी आपका होनी है, जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है यहाँ पर भी सेम वही चीज़ होती है जो आपका लिखा हुआ है। जो भी आपके इनर्जेटिकली फेवर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उनका ट्रांसफ़र होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिट से, यानी कि जो आपका ज़्यादा कंसंट्रेशन जहाँ पर है वहाँ से लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिट, यानी कि जहाँ पर कम स्पेस है, जहाँ पर पूरा ब्लैंक स्पेस है, वहाँ पर आपका ट्रांसफ़र होता है। तो इस बेस पर आपका जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी रहता है ये काम करता है। यहाँ पर द वेवलेंथ एट विच एब्जॉर्प्शन अकर्स टुगेदर विद द डिग्री ऑफ एब्जॉर्प्शन एट ईच वेवलेंथ इज रिकॉर्डेड बाय ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। सो बेसिकली जो यहाँ पर आपका एब्जॉर्प्शन हो रहा होता है तो वो कितने डिग्री पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, उसका वेवलेंथ वगैरह क्या है, तो उसके लिए यहाँ पर हमें एक रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा ताकि हम बाद में उसको कंपेयर कर पाएँ स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन सैम्पल से। तो उसके लिए यहाँ पर एक ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर को भी हम यूज़ करते हैं, जिससे पूरा आपका जो भी एब्जॉर्प्शन हो रहा होता है तो उसका एक पूरा ग्राफ बनकर आपको लास्ट में मिल जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर। उसके अलावा जो आपका स्पेक्ट्रम होता है वो ऑब्टेन हो जाता है एज अ रिजल्ट, एंड इट कॉमनली प्रोवाइड्स द नॉलेज अबाउट जो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम, एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड कॉन्जुगेटेड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो ये सारी चीज़ों की ये जो स्पेक्ट्रम हम यूज़ करते हैं ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, उसके बेस पर ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, और यहाँ पर पूछा गया है E1% वैल्यू मीन्स। तो E1% का क्या मतलब होता है, तो E1% जो रहता है उसका मतलब होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय 1% सॉल्यूशन। एब्जॉर्प्शन हुआ है लाइट का 1% सॉल्यूशन के द्वारा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइजन कंटेन्स स्ट्राइचीन। तो स्ट्राइचीन आपका जो रहता है वो किस में अवेलेबल होता है, तो वो रहता है आपका नक्स वोमिका में। ये बेसिकली स्ट्राइचीन एक तरह का इसका हम कह सकते हैं कि इसका एल्केलॉइड भी है, और कॉमनली जो नक्स वोमिका रहता है उसको हम स्ट्राइचीन भी कहते हैं। आपका जो नक्स वोमिका रहता है इसके फुल नेम की बात करें तो फुल नेम इसका रहता है स्ट्रिक्नस नक्स वोमिका। ये जो इसका हमने फर्स्ट पार्ट कवर किया था केमिकल साइंसेस का, वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था, तो सेम वही क्वेश्चन यहाँ पर फिर से रिपीट हो गया है। बेसिकली क्वेश्चन का पैटर्न, क्वेश्चन का जो आपका थीम है वो वही है, बस थोड़े अलग अलग तरीके से दोनों में ही पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, और यहाँ पर आपसे पूछा गया है 2.5 माइक्रोमीटर। 2.5 माइक्रोमीटर इज इक्विवेलेंट टू। तो ये बेसिकली यूनिट बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको करना बहुत आसान है। जो आपका 2.5 माइक्रोमीटर है वो आपका इक्वल हो जाता है 4000 सेंटीमीटर की -1, मतलब कि 1 सेंटीमीटर। तो इसका क्या मतलब हो गया, 1/4000 आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर सेंटीमीटर -1 लिखा गया है, क्योंकि आपका 4000 जो है वो 1 अपॉन में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आपका 4000 रहेगा।
तो यहाँ पर जो यूनिट्स रहती हैं वो थोड़ा सा आप याद कर लीजिएगा कि 1 मीटर में, 1 सेंटीमीटर में, 1 नैनोमीटर में, 1 मिलीमीटर में कितने कितने आपके मीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर, मिलीमीटर ये सब कुछ होते हैं। तो इस तरह से जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप डायरेक्टली उसको कैलकुलेट करके यहाँ पर आप आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका है सोर्स ऑफ रेडिएशन इन यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में जो रेडिएशन का सोर्स रहता है वो रहता है आपका ड्यूटेरियम लैम्प। अब यहाँ पर अगर हम बात करें जो ड्यूटेरियम रहता है तो ड्यूटेरियम को हम D2 से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं और यहाँ पर आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है जो नॉर्मल फेज रहता है HPLC में उसका क्या मतलब होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पोलर स्टेशनरी फेज एंड नॉन पोलर मोबाइल फेज। तो HPLC के जो वीडियोस थे आई थिंक मैंने उसको 3 to 5 पार्ट्स में कवर करवाया था, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने देख रखा होगा। बट अगर नहीं देखा है तो ज़रूर से जाकर देख लीजिएगा, आपके एग्जाम में वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर विच गैस वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मास किलिंग इन भोपाल गैस ट्रेजिडी। तो भोपाल गैस ट्रेजिडी में कौन सी गैस की वजह से मास किलिंग हुई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 और इसमें पूछा गया है जो आपका पेट्रोल और केरोसिन है इसका अगर मिक्सचर है तो इसको डिटेक्ट करने के लिए कौन सी टेक्निक यूजफुल रहेगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो बेसिकली जो आपकी गैस क्रोमेटोग्राफी होती है ये ज़्यादा रिलायबल टूल रहता है किसी भी तरह के आपके जो भी मिक्सचर्स रहते हैं उसको अलग अलग आपका फाइंड आउट करने के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देन 38 में सेम वही क्वेश्चन है जो अभी आपका फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था। NDPS एक्ट कब आया था। तो NDPS एक्ट आपका 1985 में आया था। उसके अलावा यहाँ पर 1986 में आपका क्या बना था, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ NDPS एक्ट इन 1985। तो ये ईयर भी बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आपका 1986 में बनाया गया था। आगे चलते हैं और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 और इसमें पूछा गया है कि ऑक्टेन नंबर क्या होगा आइसो ऑक्टेन का। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि जो 100 होता है ये आइसो ऑक्टेन का ऑक्टेन नंबर होता है। अब ऑक्टेन नंबर होता क्या है इसको समझ लेते हैं। बेसिकली एक होता है आपका ऑक्टेन नंबर, एक होता है आपका C10 नंबर। तो जो ऑक्टेन नंबर होता है ये आपका गैसोलाइन के लिए हम यूज़ करते हैं और C10 नंबर जो रहता है ये हम जो आपका डीजल रहता है उसके लिए यूज़ करते हैं। जो ऑक्टेन नंबर रहता है ये आपका जो फ्यूल है आपका उसकी परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए यूज़ करा जाता है और जो C10 नंबर रहता है ये आपका जो फ्यूल का इग्निशन टाइम रहता है उसमें कितना डिले हो रहा है उसको मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं C10 नंबर को। अब यहाँ पर जो ऑक्टेन नंबर रहता है ये बेसिकली जो इंजन की नॉकिंग है उसको प्रिडिक्ट करने के लिए यूज़ करा जाता है और जो C10 नंबर होता है ये आपका इंजन में इग्निशन को प्रिडिक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर ये तो हो गया आपका ऑक्टेन नंबर C10 नंबर। अब अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इसमें पूछा गया है SE30 कॉलम ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी हैज़ स्टेशनरी फेज ऑफ। तो जो आपकी गैस क्रोमेटोग्राफी रहती है या फिर हम कहें कि जितने भी तरह क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स रहती हैं उसमें रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप की आपकी कॉलम्स को हम यूज़ करते हैं। तो उसी में से एक टाइप होता है आपका जिसको हम कहते हैं SE30 कॉलम। तो इसका यूज़ गैस क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज में किसके लिए करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मिथाइल सिलिकॉन। मिथाइल सिलिकॉन के लिए हम स्टेशनरी फेज बनाने के लिए SE30 कॉलम का यूज़ करते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जो आपका ऑर्गेनोफॉस्फोरस पेस्टिसाइड है इसके लिए एंटीडोट क्या हम यूज़ करते हैं। तो इसके लिए जो एंटीडोट होता है वो होता है आपका एट्रोपिन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 और यहाँ पर पूछा गया है इन विच टेक्निक जनरली सेपरेट कैथोड लैम्प की रिक्वायरमेंट होती है फॉर ईच एलिमेंट। तो ये आपका एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में आपका जो आपकी जितने भी एलिमेंट होते हैं उसके लिए हमको अलग अलग कैथोड लैम्प की रिक्वायरमेंट होती है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है 500 नैनोमीटर इज इक्विवेलेंट टू। तो 500 नैनोमीटर इज इक्विवेलेंट टू 6 × 10⁻14 साइकिल्स पर सेकेंड। अब यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो आपके यूनिट बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो बहुत सारे अभी आपको देखने को मिलेंगे, अभी आगे भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इसी वजह से
जितनी भी यूनिट्स रहती हैं उसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, सेंटीमीटर्स में कितने मीटर होते हैं, मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, नैनोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, पिकोमीटर होते हैं, पास्कल्स में कितना क्या होता है। तो इस तरह से इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इस पेपर में बने हुए थे। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 44 और इसमें पूछा है जो इम्प्योर कैम्फर होता है इसको हम प्योरीफाई किस मेथड से करते हैं, तो उसके लिए बेस्ट मेथड रहता है आपका सब्लिमेशन। अब यहाँ पर एक काम और करिएगा, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, सब्लिमेशन और स्टीम डिस्टिलेशन, ये मेथड किस तरह से परफॉर्म किए जाते हैं इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। वैसे यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, बट फिर भी आपकी जनरल नॉलेज के पर्पज से आपको पता होना चाहिए, तो इसलिए एक बार इनको गूगल ज़रूर से करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका बैथोक्रोमिक शिफ्ट ऑल्सो नोन एज, जो बैथोक्रोमिक शिफ्ट होती है इसको हम रेड शिफ्ट भी कहते हैं। अब ये बैथोक्रोमिक शिफ्ट होता क्या है इसको समझते हैं। सो मान के चलिए कोई भी मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल की जो एमिशन स्पेक्ट्रम है, ट्रांसमिटेंस है, रिफ्लेक्टेंस है, एब्जॉर्प्शन है, तो इसके बेस पर जो स्पेक्ट्रल बैंड बनता है, तो उस स्पेक्ट्रल बैंड की पोजीशन में जो चेंजेस होते हैं, तो उन चेंजेस को ही हम कहते हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट या फिर रेड शिफ्ट। अब यहाँ पर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज़ कि जो वेवलेंथ रहती है वो फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि वेवलेंथ अगर बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी घटेगी और वेवलेंथ अगर घटेगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। मतलब कि जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है लॉन्गर वेवलेंथ, यानी कि वेवलेंथ अगर ज़्यादा है तो उस कंडीशन में फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी, लोअर होगी। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है, ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 और इसमें पूछा है प्योरिटी ऑफ अ कंपाउंड कैन बी डिसाइडेड बाय, तो किसी भी कंपाउंड की जो प्योरिटी रहती है उसके लिए जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है वो बेस्ट ऑप्शन रहता है। मतलब कि कोई भी आपके पास कंपाउंड है उसको आप मेल्ट करके देख लीजिए कि जो नॉर्मल उसका मेल्टिंग पॉइंट का टेम्परेचर रहता है उससे कितने ज़्यादा देर के बाद वो आपका मेल्ट हो रहा है या ज़्यादा जल्दी आपका मेल्ट हो रहा है, तो उस बेस पर आप कोई भी कंपाउंड की प्योरिटी को डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक स्टडी में जो क्यूवेट होते हैं ये किसके बने हुए होते हैं, तो ये आपके रहते हैं क्वार्ट्स के बने हुए यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक स्टडी में। अब जो क्यूवेट्स रहते हैं ये क्या होते हैं और कितने कितने टाइप्स के होते हैं इसको समझते हैं। तो जो क्यूवेट्स रहते हैं ये आपका रेक्टेंगुलर ग्लास, कुछ इस तरह का ग्लास का बना हुआ या फिर क्वार्ट्स के बने हुए कंटेनर्स रहते हैं और यहाँ पर इट इज़ ऑफन डिजाइंड सो दैट द लाइट बीम ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर थ्रू द कंटेंट्स, बट जो पाथ लेंथ होती है वो वेरी कर सकती है 1 to 2 mm और ऑल द वे अप टू 10 सेंटीमीटर्स। तो mm और सेंटीमीटर अलग अलग है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बाकी जो क्यूवेट्स रहते हैं ये कुछ अलग अलग टाइप्स के भी होते हैं, तो कौन कौन से टाइप्स रहते हैं इसको हम देखते हैं यहाँ पर। तो ये पूरी लिस्ट है यहाँ पर। एक तो ये टाइप्स हो गए ऑप्टिकल ग्लास, यूवी क्वार्ट्स, आईआर क्वार्ट्स, सफायर। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें डिपेंड करेगा कि कौन सा क्यूवेट को हम यूज़ करेंगे। उसके अलावा जो इनके ट्रांसमिशन की पावर है, जैसे कि ऑप्टिकल ग्लास में 340 से 2500 नैनोमीटर, यूवी क्वार्ट्स में 190 से 2500 नैनोमीटर, आईआर क्वार्ट्स में 220 से 3500 नैनोमीटर, सफ़ायर में 250 से 5000 नैनोमीटर। तो इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये टेबल याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 48 और इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एग्जिबिट आईआर स्पेक्ट्रा, तो इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जो आईआर स्पेक्ट्रा को एग्जिबिट करता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो रहता है वो आईआर स्पेक्ट्रा एग्जिबिट करता है। बाकी जो एनएमआर जिसको हम न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस कहते हैं इसकी फुल फॉर्म होती है, तो जो इथाइल क्लोराइड का को जब हम एनएमआर में परफॉर्म करते हैं तो हमें उसकी कितनी पीक्स अवेलेबल मिलती हैं, तो ये आपके 2 पीक्स मिलेंगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब ये एनएमआर क्या होता है इसको यहाँ पर देख लेते हैं। तो जो एनएमआर रहता है जिसको हम न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस भी कहते हैं, ये अलाउ करता है किसी भी मॉलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ अ मटेरियल टू बी एनालाइज्ड बाय ऑब्जर्विंग एंड मेजरिंग द इंटरेक्शन ऑफ न्यूक्लियर स्पिन व्हेन प्लेस्ड इन अ पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे कि आपको इसके नाम से समझ में आ रहा होगा न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, जहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड रहती है
उसमें हम कोई भी तरह के मटेरियल को रखते हैं, कोई मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को हम रखते हैं, और उसमें जो उनकी न्यूक्लियर स्पिन हो रहा होता है, स्पिनिंग मोशन हो रहा होता है, तो उसमें कितना इंटरेक्शन हो रहा है उसको मेज़र करना, ऑब्जर्व करना और फिर उसको एनालाइज करना, ये आपका एनएमआर में होता है कुछ इस तरह से। बाकी इसका प्रिंसिपल क्या है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बार रीडिंग लीजिएगा आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रूल इज कॉमन फॉर प्रिडिक्टिंग स्प्लिटिंग पैटर्न इन एनएमआर। एनएमआर में स्प्लिटिंग पैटर्न को प्रिडिक्ट करने के लिए जो कॉमन रूल यूज होता है वो होता है आपका N+1 रूल। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 51 में, कार्बन 12 न्यूक्लियाई इज नॉट मैग्नेटिकली एक्टिव बिकॉज इट्स स्पिन नंबर इज 0। जो आपका कार्बन 12 न्यूक्लियाई रहता है ये मैग्नेटिकली एक्टिव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो स्पिन नंबर होता है वो आपका 0 होता है। अब यहाँ पर ये होता क्या है तो ये समझते हैं। तो स्पिन नंबर को हम स्पिन क्वांटम नंबर भी कहते हैं, तो ये एक तरह का क्वांटम नंबर होता है एंड ये डिस्क्राइब करता है इंट्रिंसिक एंगुलर मूवमेंटम, मतलब कि कोई भी मटेरियल के अंदर, कोई भी एलिमेंट के अंदर इंटरनली कितना मूवमेंटम हो रहा है उसको हम बोलते हैं स्पिन नंबर। किसी भी इलेक्ट्रॉन का, मतलब कि जो आपका एलिमेंट है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स का किसी भी एलिमेंट की इंटरनली कितना स्पिन हो रहा है उसको मेज़र करना, वही आपका कहलाता है स्पिन नंबर। अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 52, और इसमें पूछा गया है एनएमआर में जो कॉमन इंटरनल रेफरेंस होता है वो क्या होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो कॉमन इंटरनल रेफरेंस होता है वो होता है टीएमएस। टीएमएस की फुल फॉर्म होती है टेट्रा मिथाइल सिलेन, एंड ये बेसिकली क्यों यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, रेजोनेंस लाइन बहुत शार्प होती है फ्रॉम इट्स 12 प्रोटॉन्स एंड विद अ केमिकल शिफ्ट एट लो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी relative to almost all other 1H resonances. Thus addition of TMS usually ये बेसिकली किसी भी चीज़ से इंटरफेयर नहीं करता है दूसरे रेजोनेंसेस के साथ में, तो इस वजह से ये इसका और बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है। तो इसी वजह से इंटरनल रेफरेंस के तौर पर एनएमआर में हम टीएमएस यानी कि टेट्रा मिथाइल सिलेन को हम यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाइफनेटेड टेक्निक के लिए कौन सा सूटेबल नहीं है। तो पहले हम ये समझते हैं कि हाइफनेटेड टेक्निक क्या होता है। तो जो हाइफनेटेड टेक्निक रहता है यहाँ पर जब हम अलग अलग दो टेक्निक्स को एक में मर्ज करते हैं, तो यानी कि हम दो अलग अलग टेक्निक्स को कपल करते हैं, तो उससे जो आपकी बाद में टेक्निक बनकर आती है उसको हम बोलते हैं हाइफनेटेड टेक्निक। और ये जो हाइफनेटेड टेक्निक है जनरली जो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स होती हैं उसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स के साथ में कपल करते हैं, तो वो आपका कहलाता है हाइफनेटेड टेक्निक्स। मतलब जनरली ये आपका किया जाता है, बाकी ऐसा नहीं कि सिर्फ यही कर सकते हैं, और भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि इसमें से कौन सा सूटेबल नहीं है, तो आपका जो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को लिक्विड क्रोमेटोग्राफी से कपल करना, ये कोई आपका सूटेबल हाइफनेटेड टेक्निक नहीं होती है। बाकी सारे आप आराम से कर सकते हैं। बाकी ये डिटेल में लिखा हुआ जो कुछ मैंने आपको बताया है वो सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप लोग इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, और यहाँ पर पूछा गया है सिलेक्ट द वन बाय विच RF वैल्यू विल नॉट चेंज। जो RF वैल्यू होती है जिसको हम रिटार्डेशन फैक्टर बोलते हैं, ये चेंज नहीं होता है। तो जो आपका TLC चैम्बर का साइज रहता है इसको चेंज आप कर दीजिए, बाकी के फैक्टर्स को सेम रखिए, तो इससे आपका RF वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपने एब्जॉर्बेंट नेचर, कोई भी जो पोलैरिटी है सॉल्वेंट सिस्टम की उसको, या फिर टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया, इनमें से कोई भी आप चेंज करते हैं तो आपकी RF वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है। अब RF वैल्यू यानी कि रिटार्डेशन फैक्टर होता क्या है, तो ये बेसिकली रेशियो होता है कि जो आपका सॉल्यूट है उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और जो आपका सॉल्वेंट है उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो इसका जब हम रेशियो निकालते हैं तो उस रेशियो को हम बोलते हैं RF वैल्यू। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर आपका सामने अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, और इसमें पूछा गया है न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस के लिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो जो न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस है ये एक तरह का नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक होता है जहाँ पर जो भी आपका सैंपल होता है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है। अब न्यूट्रॉन एक्टिवेशन क्या होता है, क्या इसका प्रिंसिपल है, क्या इसकी वर्किंग है, क्या इसका यूसेज है, तो ये सारा का सारा एक सेपरेट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस क्या होता है, तो उसको ज़रूर से जाकर देख लीजिएगा, वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके
बन सकते हैं। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपका रिटेंशन टाइम इन गैस क्रोमेटोग्राफी इज। तो जो रिटेंशन टाइम होता है वो क्या होता है, जब आपने कोई भी अपने सैंपल को गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर इंजेक्ट करा दिया यानी कि इंटर करा दिया, उसके बाद में उसके जितने देर तक उसने ट्रैवल करा डिटेक्टर तक पहुंचने के लिए, तो वो जो टाइम रहता है उस टाइम को हम बोलते हैं रिटेंशन टाइम। तो ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट पार्ट में भी आया था, वहाँ पर हमने बात करा था रिटेंशन इंडेक्स की। तो रिटेंशन टाइम जो रहता है उसके बेस पर एक पूरी लिस्ट बनती है, उस लिस्ट को हम बोलते हैं रिटेंशन इंडेक्स, और फिर जो भी आपका रिजल्ट आता है रिटेंशन टाइम का उसको हम रिटेंशन इंडेक्स से कंपेयर करते हैं, और फिर आपको जो भी आपने एनालिसिस करी है जिसकी वो आप पता चल जाता है कि कौन सा पर्टिकुलरली सैंपल वो रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से रहता है आपका ये रिटेंशन टाइम। अगला क्वेश्चन है पावर अल्कोहल कंसिस्ट ऑफ। जो पावर अल्कोहल होता है वो बेसिकली जो मोटर व्हीकल्स होते हैं उसमें जो हम फ्यूल यूज़ करते हैं उसकी पावर को और इन्हांस करने के लिए, उसमें पावर को जनरेट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इट इज़ द मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड पेट्रोल, जहाँ पर आपका जो पेट्रोल होता है वो 80% रहता है और जो इथेनॉल रहता है वो आपका 20% रहता है। तो इसको बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा, बाकी जो कुछ मैंने बताया है वो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है लेड की टेस्टिंग के लिए हम कौन सा रिएजेंट यूज़ करते हैं, तो वो होता है आपका सोडियम रोडिजिनेट टेस्ट से हम लेड की टेस्टिंग आराम से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगर आपको नाइट्रेट की टेस्टिंग करनी है और उसमें आपका नाइट्राइट भी अवेलेबल है, तो नाइट्राइट को रिमूव करने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, तो नाइट्राइट को रिमूव करने के लिए हम सल्फैमिक एसिड को यूज़ करेंगे। आगे चलते हैं और यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 60 है, जहाँ पर पूछा गया है जो बेंजोडाइजेपीन ग्रुप होता है ये बिलोंग करता है आपका क्लोनाजिपाम से, ऑप्शन नंबर डी। अब जो बेंजोडाइजेपीन्स होते हैं ये होते क्या हैं इसको भी देख लेते हैं, बाकी इसकी एक पूरी लिस्ट है उसको भी अभी देखेंगे। तो जो भी आपके बेंजोडाइजेपीन्स होते हैं, जैसे कि आपको इसके नाम से समझ में आ रहा होगा बेंजो और डाइजेपीन, यानी कि बेंजीन की रिंग है और डाइजेपीन की रिंग है। तो जहाँ पर बेंजीन और डाइजेपीन रिंग का जब हम फ्यूजन कर देते हैं तो उससे जो निकल कर आता है वो होता है आपका बेंजो डाइजेपीन ग्रुप, और ये बेसिकली साइको एक्टिव ड्रग्स के क्लास से बिलोंग करते हैं। इसको कॉमनली हम बेंजोज भी कहते हैं, और ये आपके डिप्रेसेंट की तरह से काम करते हैं, नर्वस सिस्टम में डिप्रेसेंट्स की तरह से काम करते हैं। इंडिविजुअल्स जो हैं इसको जनरली जो एंग्जाइटी रहती है, जो स्लीपिंग इश्यूज रहते हैं उसको ट्रीट करने के लिए इसका इंटेक करते हैं। और फर्स्ट टाइम जो बेंजोडाइजेपीन है वो आपका आया था क्लोरोडाइजिपोक्साइड, जिसको हम लिबरियम भी कहते हैं, और इसका डिस्कवरी फर्स्ट टाइम एक्सीडेंटली हुआ था, मतलब पर्पसली नहीं किया गया था, एक्सीडेंटली इसका डिस्कवरी हो गई थी। किसने करी थी, लियो स्टर्नबैच ने 1955 में, और इसको यूज़ के लिए अवेलेबल करवाया था 1960 में बाय हॉफमैन ला रॉच ने। और इसके बाद में आपका एक आया था डाइजेपाम, जिसको हम वेलियम भी कहते हैं, 1963 में इसकी इन्वेंशन हुआ था, मतलब इसका ये आया था। अब यहाँ पर इसका प्रॉपर क्लासिफिकेशन है, तो ये पूरा लिस्ट है आपके इसके क्लासिफिकेशन की, जहाँ पर आपका पहला टाइप है 2 कीटो कंपाउंड्स, जिसमें आपका आता है क्लोराजिपेट, डाइजेपाम, फ्लोरोजेपाम, हेलाजेपाम एंड पेराजेपाम। अगला है 3 हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स में लोराजेपाम, लोरम मेटाजेपाम, ऑक्साजेपाम एंड टेमाजेपाम। अगला है 7 नाइट्रो कंपाउंड्स में क्लोनाजेपाम, फ्लूनाइट्राजेपाम, निमेटोजेपाम, नाइट्राजेपाम। ट्राइजेलो कंपाउंड्स में आ जाएगा आपका एडिनोजोलम, एल्पेराजोलम, एस्टाजोलम एंड ट्राइएजोलम। इमिडोएजाइड ग्रुप्स में क्या आ जाएगा आपका क्लाइमेजोलम, लोप्राजोलम, मिडेजोलम। 1,5 डाइजेपाइंस में आ जाएगा आपका क्लोबेजम। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका थोड़े से डिफरेंट आपके अलग से नाम थे, तो हो सकता है कुछ प्रोनाउंसिएशन में गलत हो सकता है, बट आपको उससे मतलब नहीं है, आपको बस ये लिस्ट थोड़ा सा याद रखनी है। जनरली जहाँ पर भी आपको लास्ट में पाम 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 नजर आएगा वो आप समझ लीजिएगा कि आपका ये किसी ना किसी तरह का बेंजाडाइजेपीन का टाइप है। अब कौन सा टाइप है तो उसके लिए आपको ये लिस्ट थोड़ा सा याद करनी पड़ेगी। आगे चलते हैं और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, और ये फिर से आपका यूनिट बेस्ड क्वेश्चन आ गया कि 5 ppm स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में आपका क्या मतलब होता है, तो 0.05 मिलीग्राम पर ml। 10 बार इज इक्वल टू हाउ मेनी पास्कल्स, तो 10 ग्राम इक्वल्स टू 10⁻5 पास्कल्स। ये बेसिकली जो ये वाला सिंबल लगाते हैं ना, तो ये सिंबल का मतलब होता है 10⁻5 बनाना। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा, वैसे ऐसा सिंबल बनता नहीं है, बट हाँ ये इस तरह से यहाँ पर बना दिया गया है कि 10⁻5 है, उसके लिए ये वाला सिंबल आपको नजर आएगा वहाँ पर। आगे चलते हैं
और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 और इसमें पूछा गया है बेस्ट सैंपल फॉर एनालिसिस ऑफ अल्कोहल। एनालिसिस ऑफ अल्कोहल के लिए कौन सा सैंपल बेस्ट रहता है, तो वो रहता है आपका ब्लड, क्योंकि ब्लड से अल्कोहल का डिटेक्शन आप बहुत आराम से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है स्मॉल क्वांटिटी फॉर चरस एज पर एनडीपीएस एक्ट। एनडीपीएस एक्ट के अकॉर्डिंग चरस की मिनिमम क्वांटिटी क्या रहती है, वो रहती है आपकी 100 ग्राम्स। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दे दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 और इसमें पूछा गया है क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स आर हाईली सॉल्यूबल इन। तो जो आपका क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स होता है ये हाईली सॉल्युबल होता है वाटर में, और इसका यूज़ हम करते हैं सरफेस डिसइंफेक्टेंट्स की जैसे हम क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स का यूज़ करते हैं। और इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्वार्ट्स, एंड ये जो रहते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड पॉलीएटॉमिक आयंस होते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 और इसमें आपसे पूछा गया है जो इथाइल अल्कोहल होता है उसका मेटाबोलाइट क्या होता है। तो पहले तो अगर हम बात करें कि इथाइल अल्कोहल के मेटाबोलाइट क्या होता है, तो मेटाबोलाइट एक तो होता है आपका एसिटल्डिहाइड, दूसरा होता है आपका एसीटेट। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हर एक लाइन को बहुत अच्छे से समझिएगा। पहली बात कि जो आपका अल्कोहल अगर कोई इंडिविजुअल इनटेक करता है तो उसका 90% जो पार्ट होता है अल्कोहल का, एथेनॉल का, वो आपकी बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज होता है और मेटाबोलाइज होकर आपका एसिटल्डिहाइड एंड एसीटेट में ब्रेक करता है। बाकी का जो 10% पार्ट होता है वो आपका वेस्ट की तरह से आपकी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। अगला पॉइंट कि जो एथेनॉल रहता है ये आपका लिवर के अंदर मेटाबोलाइज होता है। ये मेटाबोलाइज होने के लिए इसके 3 डिस्टिंक्ट एंजाइमेटिक पाथवेज होते हैं। कौन कौन से वेज होते हैं, अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज जिसको हम एडीएच कहते हैं, माइक्रोसोमल एथेनॉल ऑक्सीडाइजिंग सिस्टम एमईओएस एंड कैटालाइज। तो ये सारे के सारे बेसिकली ये पूरी लाइन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। बाकी मैंने हाईलाइट भी कर दिया है क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 और यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा ऐसा पॉइजन है जो कि क्रॉनिक पॉइजनिंग कॉज करता है। तो क्वेश्चन का आंसर समझने से पहले तो हम ये समझते हैं कि क्रॉनिक पॉइजनिंग क्या होता है। अच्छा, जैसे ही क्रॉनिक पॉइजनिंग होता है वैसे ही एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं एक्यूट पॉइजनिंग। तो मान के चलिए एक इंडिविजुअल है ए, एक इंडिविजुअल है बी। ए जो है बी को बहुत लंबे टाइम से, मान लीजिए बहुत सारे मंथ से या फिर बहुत सारे ईयर से, बहुत टाइम से ए जो है बी को कोई भी तरह के पॉइजन की स्मॉल क्वांटिटी दे रहा है रेगुलर बेसिस पर। तो यहाँ पर क्या हुआ कि कुछ मंथ्स के बाद में या कुछ ईयर्स के बाद में बी के ऊपर जो भी ए बी को पॉइजन दे रहा था उस पॉइजन के इफेक्ट्स बी में नजर आने लगेंगे, उसके सिम्टम्स बी में नजर आने लगेंगे, और हो सकता है कि धीरे धीरे करके उसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा बुरी हो जाए कि उसकी डेथ भी हो जाए। तो इस तरह की जब पॉइजनिंग रहती है तो इसको हम बोलते हैं क्रॉनिक पॉइजनिंग। अब क्रॉनिक पॉइजनिंग में एक चीज़ और रहती है कि क्रॉनिक पॉइजनिंग के कंडीशंस में जो भी आपका इंडिविजुअल रहता है, जो विक्टिम बेसिकली इसकी डेथ हुई है, उसके हेयर सैंपल्स का कलेक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब बहुत टाइम से कोई भी इंडिविजुअल कोई भी ड्रग या पॉइजन का इंटेक कर रहा है तो उसके जो हेयर्स की रूट्स होती हैं वहाँ पर ड्रग्स या पॉइजन का कलेक्शन धीरे धीरे होने लगता है। तो इस वजह से उस इंडिविजुअल के आपके जो हेयर्स रहते हैं उसका कलेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब यहाँ पर हेयर का कलेक्शन करने का मतलब ये नहीं है कि आपने कटिंग करके हेयर्स का कलेक्शन कर लिया। हेयर का कलेक्शन करने के लिए मेन मोटिव रहता है कि हमारे पास हेयर की रूट्स आ जाएं, और हेयर की रूट्स आने के लिए क्लिपिंग मेथड का यूज़ करना ज़्यादा रिलायबल होता है। अगला बात करें एक्यूट पॉइजनिंग की, तो ए जो है उसने बी को कोई एक पॉइजनिंग दे दिया, कोई एक पॉइजन या कोई एक ड्रग दे दिया, और वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में दिया, बहुत लार्ज अमाउंट में दिया, और उसका जो सिम्टम्स हैं कुछ घंटों के बाद या ऑन द स्पॉट नजर आने लगे, और हो सकता है बी की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाए। तो इस तरह की जो पॉइजनिंग रहती है उसको हम बोलते हैं एक्यूट पॉइजनिंग। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो क्रॉनिक पॉइजनिंग रहती है वो जनरली आपके आर्सेनिक सॉल्ट के केसेस में देखने को मिलता है। तो जो क्रॉनिक पॉइजनिंग है वो आर्सेनिक के केस में आपको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है निनहाइड्रिन रिएजेंट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ। तो जो निनहाइड्रिन रिएजेंट है इसका यूज़ बेसिकली हम प्राइमरी एमीन के डिटेक्शन के लिए करते हैं। अच्छा, अब मैं आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि जो निनहाइड्रिन रिएजेंट रहता है इसका फुल नेम क्या होता है।
उसके अलावा निनहाइड्रेट रिएजेंट का यूज़ क्या हम फिंगरप्रिंट के डिटेक्शन के लिए करते हैं या नहीं करते हैं? अगर करते हैं तो कौन सा कलर हमको ये शो करता है? फिंगरप्रिंट के डिटेक्शन है बेसिकली जो लेटेंट प्रिंट्स होते हैं ना, तो उनके डिटेक्शन के लिए अगर हम निनहाइड्रेट रिएजेंट का यूज़ करते हैं तो कौन से कलर के आपको जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो नज़र आएंगे? तो ये 3 क्वेश्चंस है, इसका आप लोग मुझे आंसर देंगे। बाकी इससे पहले भी मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए है। ठीक है, बेसिकली अगर आप क्वेश्चन का आंसर ना भी करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी आप लोग एक बार सारे क्वेश्चंस के आंसर अपने लिए ज़रूर से देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है जो मैंने क्वेश्चंस यहाँ पर आपसे पूछे हैं ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए, तो इस वजह से आपका पता होना ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग आंसर करें ना करें वो उतना मैटर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है विच वन इज नॉट फेज 1 मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो इसमें से जो एसिटाइलेशन रहता है ये आपकी फेज 1 की मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं है, बाकी ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस एंड रिडक्शन ये तीनों ही आपकी मेटाबॉलिक फेज 1 की रिएक्शन होती हैं। लास्ट क्वेश्चन है बेसिकली आपका जो सेक्शन बी वाला पार्ट है उसमें टोटल 70 क्वेश्चंस हैं और ये आपके पेपर का लास्ट क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं। उसमें पूछा गया है इन केस ऑफ स्नेक बाइट पॉइजनिंग कौन सा सैंपल बेस्ट रहता है? तो ब्लड जो है वो ज़्यादा आपका रिलायबल रहता है कोई भी तरह के पॉइजनिंग के डिटेक्शन के लिए। तो यहाँ पर पूरे पेपर को हम सॉल्व कर चुके हैं। उम्मीद करती हूँ यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत सारी नई चीज़ें जानने को मिली होंगी जो कि आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, ऐसे मैं उम्मीद करती हूँ। एंड जैसे कि आप सभी को पता है कि पेपर आपका बहुत पास आ चुका है, तो बहुत अच्छे से जुट जाइए, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करिए। एंड यहाँ पर ही पेपर कंप्लीट हो चुका है पूरा केमिकल साइंसेज वाला। इसके बाद में हम जल्दी ही नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ में मिलेंगे जहाँ पर हम बायोलॉजिकल साइंसेज के पेपर को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक कोई भी आपको डाउट नहीं रहा होगा, बट फिर भी कोई अगर डाउट रह जाए तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई कोशिश करूँगी आपको ज़रूर से मैं दे पाऊँ। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगर वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन जो कुछ भी था वो आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो और कुछ आपको नया जानने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा ताकि उन तक भी क्वालिटी कंटेंट पहुंच सके। उसके अलावा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और इसी तरह की और सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।